वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट के वीडियोस में हमने इस चैप्टर का जे थॉमसन की हमने थ्योरी पढ़ी थी, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की, और उसके बाद हमने रुदरफोर्ड की भी देखी थी। ये दोनों की जो भी एटॉमिक का स्ट्रक्चर को उन्होंने थ्योरी दी थी वो फेल हो गई, क्योंकि ये लोग एग्जैक्ट स्ट्रक्चर या एग्जैक्ट जो भी थ्योरीज थी वो अच्छे से प्रूव नहीं कर पाए थे। रुदरफोर्ड की ज़्यादातर थ्योरीज करेक्ट थी, एग्जैक्ट थी, बट वो जो मास था जो उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो एनर्जी लूज करके फॉल करते हैं, उसकी थ्योरी को वो प्रूव नहीं करने के कारण रुदरफोर्ड का भी एक्सपेरिमेंट जो था वो रॉन्ग प्रूव हो गया था। आफ्टर द फेलियर ऑफ रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, नेक्स्ट जो थे हमारे नील बोर, वो एक न्यू स्ट्रक्चर लेके आए थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी लेके आए थे, एक मॉडल लेके आए थे हमारा एटम्स का। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया था कि एक एटम है, एटम के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज और इसमें प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं प्रोटॉन, और जो बाहर जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड वो रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज। ये अभी तक हमें पता चल चुका था। इसके बाद लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं पता होने के कारण रुदरफोर्ड ने और फर्दर जो भी नील बोर ने फर्दर जो रुदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके जो भी रॉन्ग प्रूव्स हुए थे उसको वो सही करके बताया। उन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बताया कि रुदरफोर्ड की जो भी थ्योरीज थी वो सही थी, बस वो एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं दे पाए थे। आइए हम देखते हैं कि बोर्स ने अपने जो भी थ्योरी थी उसमें उन्होंने क्या बोला। पहला था नील बोर ने, ये एक अच्छा एकदम एग्जैक्ट जो बोलेंगे वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेके आए थे। उन्होंने ये बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द ऑर्बिट्स, और ये ऑर्बिट्स होता है आउटर शेल ऑफ न्यूक्लियस। एक डेंस स्ट्रक्चर रहता है एटम के अंदर, वो रहता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आजू बाजू जो एक ऑर्बिट्स बने रहते हैं इनको हम एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी शेल्स। ये ऑर्बिट्स रहते हैं, इस ऑर्बिट्स में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स रिजॉल्व इन सर्टेन परमिसेबल ऑर्बिट्स एंड नॉट एट एनी ऑर्बिट। ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, और ये न्यूक्लियस के बाहर पूरा रिवॉल्व करते हैं। और हमें ये पता था कि जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है, ये जो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं ये एक प्रॉपर शेल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये बोर ने बताया था कि यहाँ पे ये ऐसे राउंड एंड राउंड नहीं रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस के बाहर शेल्स बने रहे हैं जिनको हम एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं। उनको हम लोगों ने नाम दिया था KLMNO एंड सो ऑन, जो भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। ये शेल 1 है, ये शेल 2, शेल 3, शेल 4, ऐसे करके बहुत सारे शेल्स बने हुए हैं। उसके ऊपर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो न्यूक्लियस रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक मास या वो एटॉमिक मास बताता है। कोई भी एटम का एटॉमिक मास है पता चलता है न्यूक्लियस से, और जो बाहर की है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चार्ज बताते हैं या एटॉमिक नंबर बताते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है वो हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन से, और मास ऑफ एन एटम हमें पता चलता है न्यूक्लियस से, ये बताया था बोर ने। और जो ऑर्बिट्स रहते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी शेल्स भी बोलते हैं। एनर्जी शेल्स इसीलिए बोलते हैं कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि रुदरफोर्ड की जो थ्योरीज थी वो कैसे रॉन्ग हुई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हुआ क्या था, रुदरफोर्ड ने बताया था कि जो न्यूक्लियस रहता है इसमें पॉजिटिव चार्ज रहती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसके राउंड एंड राउंड रोटेट करते हैं। तो उसकी थ्योरी इसलिए रॉन्ग हो गई थी क्योंकि हमें ये पता था कि अगर वो राउंड एंड राउंड रिवॉल्व कर रहा है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो रिवॉल्व करने के कारण वो एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करने के कारण वो सीधा आके न्यूक्लियस में फॉल करेंगे और उनकी एनर्जी जो रहेगी वो निल हो जाएगी। ठीक है, ये रुदरफोर्ड ने बताया था। बोर उसके अंदर और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लेके आया और उसको प्रूव किया थ्योरी के साथ कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक एग्जैक्ट ऑर्बिट है जो कि एक एनर्जी शेल है, इसमें एनर्जी है। ठीक है, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी एनर्जी जो है लूज़ नहीं करेंगे। अगर लूज़ नहीं करेंगे तो वो लोग प्रोटॉन के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है, ये जितने भी हैं ये हमारे क्या है, ऑर्बिट, और ये एनर्जी शेल है, ये डिस्क्रीट ऑर्बिट है, ये आउटर लेयर है। ठीक है, और जो शेल्स हैं उनको नाम दे दिया था KLMNOP। ठीक है, इसमें के वाले में बहुत जो हमारा सबसे आउटर शेल रहता है उसमें जो मास रहता है वो ज़्यादा रहता है।
ठीक है। तो K का 1 ले लिया, 2 N ये नंबर ले लिए, N से डिनोट होता है हमारे इन न्यूट्रॉन। तो ये N से हम लोगों ने इनका 1 2 3 शेल्स के नंबर दे दिए थे, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने बताया था कि ये कैसे कैसे राइट प्रूफ किया। जो रदरफोर्ड थे हमारे साइंटिस्ट, वो काफ़ी जीनियस थे, उन्होंने सही थ्योरी दिया था, बस वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ये एनर्जी शेल है और अगर इसमें इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे शेल्स हैं और इसमें पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा न्यूक्लियस है और ये एनर्जी लेवल्स है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही वो बाहर आते जाएगा उसका एनर्जी लेवल इंक्रीज होते जाएगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स हैं हमारे, हमने अभी तक तो पार्टिकल्स, हमें ये पता चल चुका था कि ये न्यूक्लियस है, एटम का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। इसमें 3 पार्टिकल्स रहते हैं, प्लस में देखें तो प्रोटॉन, माइनस में देखें तो इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रल रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखते हैं, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। अभी ये न्यूक्लियस था, ठीक है। अब न्यूक्लियस का जब हमने मास कैलकुलेट किया या जो वो रेज गई तो वहाँ से वो टकरा के रिबाउंड की तो जे थॉमसन ने ये बताइए, रुदरफोर्ड ने ये बताया कि यहाँ पे एक डेंस स्ट्रक्चर है जो कि रेस को पास होने नहीं दे रहा और वो एक एनर्जी शेल है, उसमें बहुत एनर्जी है, वो पावर हाउस ऑफ एन एटम है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर हमें ये पता था कि क्या है, वहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है। तो मास कैसे कैलकुलेट होगा, हमें एटॉमिसिटी या एटॉमिक नंबर तो हम प्रोटॉन से कैलकुलेट कर लेते थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो भी थे वो, हमें ये पता है कि जो मास रहता है, मास और एटॉमिक नंबर कभी सेम नहीं हो सकते, सेम नहीं होते हैं, कायदे से सेम होने चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे तो प्रोटॉन है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो कायदे से इनका एटॉमिक नंबर और यहाँ पे जो मास है वो सेम होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ का मास ज़्यादा आ रहा था, न्यूक्लियस का मास ज़्यादा आ रहा था। तो साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये जो एक हमारे जे चैंडविक थे जिन्होंने ये बताया कि ये पावर हाउस है न्यूक्लियस, इसमें हमारे प्रोटॉन तो हैं जो कि हम बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमें एटॉमिक नंबर दे रहे हैं, लेकिन ये मास बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक न्यूट्रल चार्ज भी है। न्यूट्रल चार्ज मतलब पॉजिटिव और इक्वल क्वांटिटी में पॉजिटिव भी है और इक्वल क्वांटिटी में नेगेटिव भी है, और अगर ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो दोनों को बैलेंस करके न्यूट्रल हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं, तो क्योंकि ये न्यूट्रल है, प्लस माइनस अपने आप को बैलेंस कर लें तो नेग्लिजिबल हो जा रहे हैं ये लोग, तो इसलिए एटॉमिक नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि न्यूट्रॉन के प्रेजेंट होने से इसका मास इंक्रीज हो जा रहा है। तो मास के बढ़ने से हमें ये पता चला था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ हमारे न्यूट्रॉन भी रहते हैं जिनका साइन पॉजिटिव रहता है, और प्रोटॉन का भी साइन पॉजिटिव रहता है, और जो न्यूट्रॉन रहते हैं वो दोनों सेम अमाउंट एनर्जी में रहते हैं, प्लस और माइनस, और आखिर में ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। तो ऐसे न्यूट्रॉन्स की हमारी डिस्कवरी हुई थी। अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर्ड बाय जे चैंडविक इन 1932। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स रहते हैं क्योंकि इसमें चार्ज नहीं होता, हमने चार्ज नहीं किया, और ये प्रेजेंट इन सारे न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट रहेंगे सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। उसके बाद मास ऑफ एन एटम इज गिवन बाय सम ऑफ द मासेस। जो मास कैसे पता चलता है किसी एटम का, तो उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहेंगे, उसका सम हम लेके करेंगे कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम। तो ऐसे डिस्कवर हुआ था हमारा न्यूट्रॉन। अब हमें पता चल चुका था कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हमारे रहते हैं एक एटम में प्रेजेंट रहते हैं, ये अभी तक हम डिस्कवर कर चुके थे, और चार्ज भी हमें पता चल चुकी थी। अब हमें ये पता करना था कि जो हम लोग नंबर है इलेक्ट्रॉन्स या प्रेजेंट मासेस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है एक शेल में वो कैसे कैलकुलेट करना था, ये एक बोर ने हमें थ्योरी दी थी कि हम सिंपली कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2n² फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। n मतलब मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे हमने देखा था ये वाले स्लाइड में कि ये n है, ये रहा, ये n है, शेल्स में डिवाइडेड रहते हैं, KLN। K में जो फर्स्ट है तो ये नंबर 1 का शेल है, ये नंबर 2 है, ये 3n 4n सो ऑन, आगे बढ़ते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, हमारे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, जैसे कि अगर मैं K का कैलकुलेट कर रही हूँ तो 2 है, 2n मतलब उसमें K में क्या है 1 है, और 1 का स्क्वायर 1 रहता है, मतलब K में 2 रहते हैं। उसके बाद L का लेंगे तो L 2 इंटू 2 था तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 8,
ऐसे करके थे। और m का अगर करूँगी तो 2 इंटू n क्या था हमारा 2, 3 का अगर हम लोग स्क्वायर करते तो 9 और 9 2 ज़ा 18। तो वैसे ही द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय फार्मूला। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं एक सेल में वो फार्मूला 2n² से निकालते हैं। और n क्या रहता है, एनर्जी का ऑर्बिट रहता है, ठीक है, जैसे कि 1 2 3। देयरफॉर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट डिफरेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये फार्मूला सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। फोर्थ ऑर्बिट में जो हमारा ऑर्बिट फोर्थ है तो 2 इंटू ऑर्बिट को n से डिनोट कर रहे हैं तो 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब 16, ये 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 इंटू 2 करेंगे तो 32। तो इस तरीके से हमें पता चला था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट और शेल की एक शेल या ऑर्बिट में, जिनको हम लोग पावर हाउस बोलते हैं, उसमें कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। The maximum number of electrons that accommodated in a outermost orbit में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो प्रेजेंट थे, वो होते हैं हमारे टोटल 8 रहते हैं। Electrons are not accommodated in a given shell, inner shell, and find these shells are filled in a manner। एक मैनर में, जैसे कि ये है, इसमें 1 है और ये 2 है, ये 3 है, ये स्क्वायर करके फॉर्मूला हम लोग करते हैं। और उसके बाद ये एक तरीके से सिस्टमैटिकली एक मैनर में अरेंज्ड रहते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर फंक्शन नहीं रहता। और इसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारे एटॉमिक नंबर। जब अब आप एटॉमिक टेबल अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एटॉमिक नंबर बनता कैसे है। वो एक्चुअली एक एलिमेंट है, और एलिमेंट बनता किससे है, तो एटम से बनता है, ठीक है, एटम से बनता है हमारा एलिमेंट। तो उस एटम से ही हमें पता चलता है कि उस एलिमेंट जो भी है, एलिमेंट का हमारा एटॉमिक नंबर क्या होगा, और वो होता है एटॉमिक नंबर ना। अभी हमारा ये जो चैप्टर है इसमें थोड़े थोड़े जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो बचे हुए हैं। अभी आप इसको पूरा डिटेल में पढ़िए। जो भी बोर्स और जे थॉमसन और रुदरफोर्ड की हमने जो भी थ्योरीज पढ़ी है उसको आप अच्छे से इसको रिवाइज़ कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली बहुत ही ईजी है। बस आपको डायग्राम देख के समझना है। जितना ज़्यादा आप नोट्स में डायग्राम ड्रॉ करते जाएंगे उतना समझ में आता जाएगा। तो आज के वीडियोज़ में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी पूरी डिटेल पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।